ओम दोस्तों, मैं योगाचार्य मनोज गोमती देवी योग एवं प्राकृतिक महाविद्यालय बड़ा गांव से। दोस्तों, योग चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में पेपर नंबर 3 में मानव शरीर क्रिया विज्ञान फर्स्ट में इकाई प्रथम में चैप्टर नंबर 2 पाचन तंत्र व पोषण पाचन क्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न अंगों की रचना व कार्य, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पाचन की क्रिया विधि, अवशोषण चय अपापचय की विधि, पोषण तत्व, संतुलित आहार व उनके स्रोत के विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन संस्थान वह संस्थान जो भोजन का पाक करने वाले संस्थान को पाचन संस्थान कहते हैं, या शरीर के वे अंग जो भोजन का चरण करने, निगलने, पाचन करने, शोषित एवं त्यज्य पदार्थों को बाहर निकालने में भाग लें, उन्हें पाचक तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पाचक तंत्र को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, महास्रोतस या आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। दूसरा सहायक अवयव असेसरी ऑर्गन्स। तो दोस्तों, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल ये मुख से लेकर गुदा पर्यंत तक रहने वाली लगभग 9 मीटर या 30 फुट लंबी एक नलिका है। इसका अंतःतल श्लेष्मा कला से कवर रहती है। इसे निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो मुख आहार नाल को किन किन भागों में बांटा जा सकता है, आइए देखते हैं। मुख गुहा, जिसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, इसे ओरल कैविटी भी कहते हैं, माउथ भी कहते हैं। ग्रसनिका, मुख गुहा के पीछे का स्थान जिसमें आहार नाल और श्वसन नली का दोनों ही खुलती हैं। उससे आगे ग्रास नली का, जिसमें भोजन आमाशय तक पहुंचता है। फिर आमाशय, जिसमें भोजन इकट्ठा होता है और यहाँ से पाचन की क्रिया भी शुरू हो जाती है। क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत भी इसे कहते हैं। बृहदांत लार्ज इंटेस्टाइन या इसे बड़ी आंत भी कहते हैं। फिर मलाशय और अंत में गुदा। मलाशय में मल इकट्ठा हो जाता है और गुदा में एनस से मल का या इसे मल द्वार भी कह सकते हैं, जहाँ से मल का त्याग किया जाता है। तो साथ में इसके जो सहायक अवयव हैं उनके बारे में भी आइए हम जानते हैं। सहायक अवयव या असेसरी ऑर्गन्स से कह सकते हैं। तो कौन कौन से सहायक अवयव हैं? जीवा, टंग्स, जीभ, ये भोजन को दांतों तले तक लेके जाती हैं तथा लार को भोजन में मिलाने का कार्य करती है। लार या लाला स्रावी ग्रंथियां, जिनसे लार स्रावित होती हैं और भोजन में पाचन के लिए आवश्यक तत्व जैसे कि एमाइलेज आदि का स्रावण करती हैं और भोजन को पाचन शुरुआत कर देती हैं। इसे सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं। दांत, टीथ, ये संख्या में 32 होते हैं मनुष्य में, जो कि भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। फिर यकृत, लीवर, ये हमारे स्टोमच की ओर होता है। इससे निकलने वाले कुछ सिक्रेशन हैं जैसे कि पित्त आदि, जो कि भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। आग्नाशय, पेनक्रियाज स्टोमच के नीचे होता है, जो कि विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों का निर्माण करता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस का निर्माण करता है। तो अग्नाशय, फिर पित्ताशय, पित्ताशय लीवर के नीचे होता है और पित्त का संग्रहण करता है जब भोजन करते हैं। और जब भोजन आमाशय से छोटी आंत की ओर प्रविष्ट, पित्त में जब पाचन होता है, पित्ताशय में संकुचन होकर पित्त आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। पाचन तंत्र शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। पाचन क्रिया का सुचारू संपादन
उपरोक्त सभी अवयवों के अपनी अपनी क्रियाओं के सम्यक संपादन के ऊपर ही निर्भर करता है। पाचक तंत्र यदि खराब हो जाता है, भोजन का सही से पाचन नहीं हो पाता है, तो ग्रस्त हो जाते हैं। और पाचन तंत्र को हम समझते हैं, जानते हैं, ताकि पाचन तंत्र संबंधी जो रोग हैं उनको हम अच्छे से समझ सकें और योग के माध्यम से हम लोगों को ठीक कर सकें, पाचन तंत्र को ठीक कर सकें। परंतु हम कब जानेंगे? जब पाचन तंत्र के विषय में है, जब हमें पूरा ज्ञान होगा, तो ही हम आगे इस क्रिया को आगे बढ़ा पा सकते हैं। आइए, मुख गुहा माउथ कैविटी। तो माउथ कैविटी, मुख गुहा, तो जो बाहर की ओर होता है ओरल कैविटी, ये गुहा आगे की ओर ओठों से आप बाहर की ओर देखते हैं होठ, और पार्श्व की ओर कपोलों से साइडों में जो अपने गाल होते हैं उनके पीछे व पीछे की ओर मुख गर्शनिका के संपर्क में रहती है। इसका शिखर भाग मृदु व कठिन तालु से व अधर भाग जीवा व अधिजीवा प्रदेश से बनता है। मुख आहार नाल का प्रथम अंग है। सबसे पहले भोजन मुख में ग्रहण किया जाता है। मुख के दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ, मुख प्रघ्राण, वह जगह जो दांतों और कपोलों अर्थात गाल के बीच की जगह है। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी मुख का वह हिस्सा जो दोनों तरफ दांतों और मसूड़ों से घिरा हुआ है तथा मुख गर्शनिका के आगे के भाग तक के बीच का हिस्सा ओरल कैविटी या माउथ कैविटी प्रॉपर या मुख गुहा वास्तविक कहते हैं। आइए जानते हैं मुख गुहा का चित्र। तो हमें मुख गुहा कैसी नजर आएगी, आइए देखते हैं। इस प्रकार से हमारी मुख गुहा का चित्र है। आप देख रहे हैं मुख गुहा का चित्र। तो ये आप पूरा इसको देख लें एक बार, फिर इसके अलग अलग पार्ट के बारे में मैं आपको पूरा बता दूंगा। ये आपको पूरा दिख रहा होगा। आपको नोट्स की फोटोकॉपीज भी आपको मिल जाएगी। आइए जानते हैं। प्रथम आपको दिख रहा है कि ये आपका मुख गुहा है और इसके बीच में एक जीवा है और ऊपर और नीचे आपको नजर आ रही होंगी टीथ, दांत। ये 32 की संख्या में होती हैं और यहाँ दांतों के ऊपर और नीचे आपको गोल गोल नजर आ रही होंगी। इन्हें सिलावरी ग्लैंड या लार ग्रंथि भी कहते हैं। जस्ट इसके पीछे जो होल नुमा आकृति आपको दिख रही है, कीप नुमा आकृति आपको दिख रही है, इसको गर्शनिका या फेरिंग्स या ओरो भी कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद में आपको नीचे की ओर अगर चलें तो गर्शनिका से आगे आपको एक लंबी पाइपलाइन नजर आ रही होगी। इस पाइपलाइन को ओसोफेगस या ग्रास नलिका कहते हैं। आप नीचे की ओर आए तो आप देख पा रहे होंगे कि ये स्टोमच है आमाशय, इसके ऊपर आपको लीवर नजर आ रहा होगा। फिर ये आमाशय हो गया, इसको स्टोमच भी कहते हैं। और ये स्टोमच के नीचे जो आपको नजर आ रहा है एक आकृति, पत्ती नुमा आकृति, से आग्नाशय या पेनक्रियाज भी कहते हैं। आमाशय से आगे आप ये गोल नुमा जो हिस्सा आपको देख रहे हैं, इस गोल नुमा हिस्से को आप ड्यूडेनम भी कहते हैं और ये छोटी आंत का ही हिस्सा है। फिर ये आपको एक फ्रेम के बीचों बीच जो आपको लंबी गोल गोल आकृतियां आपको दिखाई देती हैं, ये एक सांकेतिक है। वास्तव में तो ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लगभग 22 फीट लंबी। इसे आप छोटी आंत या क्षुद्रांत भी कहते हैं। और ये जो आपको
ये नीचे की ओर दिखाई दे रही है। जो छोटी आंत यहाँ पे आके जो ये कॉलन बनना शुरू होता है, बड़ी आंत शुरू हो जाती है यहाँ पे, इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये आपकी छोटी आंत के चारों ओर फ्रेम की भांति आपको नज़र आएगी और ये यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एक अपेंडिक्स होता है जो कि कई बार लोगों के अंदर इन्फेक्शन कर जाता है, तो इसका ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया जाता है। और ये बड़ी आंत यहाँ से शुरू होती हैं। बड़ी आंत ये इधर से ये स्टोमच के नीचे पेनक्रियाज के से नीचे होते हुए नीचे की ओर लार्ज इंटेस्टाइन या बृहदान्त्र इसको कहते हैं, और फिर ये यहाँ से घूमते हुए नीचे की ओर मलाशय में खुलती है, मलाशय से गुदा के अंदर, और गुदा से जो भी भोजन का पाचन होता है, जो द्रव्य होता है, वह अपशिष्ट पदार्थ होता है, वह बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप अच्छे से इसको देखें और इसका आप बनाने का प्रैक्टिस भी करें। ऊपर की ओर आप जाके देखते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा लीवर यकृत, और इसके अंदर एक छोटा सा बल्ब नुमा आकृति, इसे गॉल ब्लैडर भी कहते हैं, पित्ताशय, जिसमें पित्त जो लीवर के अंदर जो पित्त का निर्माण होता है वह पित्त इसमें संग्रहित होता है और भोजन के समय इसको आगे की ओर स्टोमच के अंदर छोटी आंत के अंदर छोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ आग्नाशय का जो पाचक रस बनता है उसके माध्यम से। तो ये हमने अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा कि कौन कौन से मुख्य मुख्य अंग इसके अंदर उपलब्ध हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के चित्र को देखने से पहले हमने मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया था। आइए मुख गुहा के अंदर जो अन्य अंग हैं उनके बारे में जानते हैं। दांत, टीथ, भोजन को चबाने के लिए हार्ड सबस्टेंस को दांत कहते हैं। जो हार्ड होते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं, कईयों के दूसरे कलर के भी हो जाते हैं कई बार। उत्पत्ति के अनुसार दांत दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मिल्क टीथ, ये संख्या में 20 होते हैं, प्रत्येक जबड़े में 5-5। अर्थात कौन कौन से होते हैं? चौरणक, इन्हें मोलर कहते हैं, रदनक कैनाइन कहते हैं, और कर्तनक इन सीरियस कहते हैं। उधरवे के अंदर 2 दाईं ओर 2 बाईं ओर, रदनक 1 बाईं ओर 1 दाईं ओर, और कर्तनक 2 दाईं ओर 2 ही बाईं ओर। इसको हम फॉर्मूले से भी जान सकते हैं। मोलार, केनाइन, इंसीजर्स, तो 2-1-2 2-1-2, तो दोनों तरफ ये उधरवे के हो गए। और फिर अधो नीचे की ओर, तो नीचे की ओर देखेंगे इसमें भी 2 मोलर नीचे, 2 ऊपर, 2 दाईं ओर 2 ही बाईं ओर। रदनक 1 नीचे 1 ऊपर, और कर्तनक 1 ऊपर और 1 नीचे। और फिर होते हैं परमानेंट टीथ, ये संख्या में 32 होते हैं, प्रत्येक जबड़े में 8-8 होते हैं। रचना के अनुसार दांत 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर्स, कर्तनक काटने के लिए, केनाइन रदनक चीरने के लिए, प्रीमोलार अग्रचौरणक चबाने के लिए, मोलार पश्चौरणक चबाने के लिए। एमपीसीआई, एम यहाँ पे मोलार, पी प्रीमोलार, सी केनाइन, ये इसका फॉर्मूला है, और आई इन सीजर्स। ऐसे ही जो मोलार होते हैं वो 3 होते हैं, प्रीमोलार 2 होते हैं, केनाइन 1 होता है, इंसाइजर्स 2 होते हैं। इसी प्रकार दूसरी ओर हो जाते हैं, इंसाइजर्स 2 होते हैं, केनाइन 1, फिर प्रीमोलार 2 और मोलार 3। इस प्रकार से इस फॉर्मूले को भी हम देख सकते हैं और जानते हैं। आगे इस फॉर्मूले को और अच्छे से देखते हैं। उधर्व और अधो, उधर्व यानी ऊपर की ओर, अधो यानी नीचे की तरफ। तो मोलार, प्रीमोलार, केनाइन, इंसाइजर्स कितने कितने होते हैं? मोलार 3 उधर्व में होते हैं,
दाईं ओर 3 बाईं ओर, ऐसे ही अधो की ओर 3 दाईं ओर 3 बाईं ओर, प्रीमोलार 2 दाईं ओर 2 ही बाईं ओर 2 दाईं ओर 2 बाईं ओर, ऐसे केनाइन 1-1 होता है, ऐसे इंसाइजर 2-2 होते हैं। आगे संरचना जानते हुए देखते हैं कि ऊर्ध्व हवन अस्थि व अधो हवन अस्थि अर्थात जो अस्थियां हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ऊपर मस्तिष्क की अस्थि और नीचे जबड़े की अस्थि, दोनों में चापाकार अर्थात ऐसा इस प्रकार से चापाकार दंत कोटर होते हैं, सॉकेट्स होते हैं। इन सॉकेट्स में दांत अवस्थित रहते हैं। दंत वेस्ट गम टीथ को इन सॉकेट्स में बांधने का कार्य करते हैं। दांतों के 3 भाग होते हैं। दंतमूल रूट, यह भाग सॉकेट्स के अंदर स्थित होता है। दंत शीर्ष क्राउन, यह भाग मुख गुहा में बाहर की ओर स्पष्टतः दिखाई देता है जो कि चबाने के काम आता है। दंत ग्रीवा नेक, यह रूट व क्राउन के मध्य का भाग होता है जो दंत वेस्ट गम के द्वारा आवृत रहता है। आइए मुख के अंदर मुख्य भाग जिह्वा का भी होता है, तो जिह्वा टंग के बारे में हम जानते हैं। मुख गुहा के तल में फ्लोर में को बनाने वाला मांसपेशियों से निर्मित अवयव है जो भोजन का रस व स्वाद ग्रहण करता है तथा निगलने का कार्य करता है। जीभ कहते हैं। जीभ वाणी के उच्चारण में सहायक होती है। जीभ को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला ओरल पार्ट, दूसरा फेरिंगल पार्ट। और जीभ को 3 भाग में भी विभक्त कर सकते हैं, रूट, बॉडी और टिप। तो आइए जीभ की संरचना देख लेते हैं। ये जीभ है और इसका ये जो हिस्सा है ऊपर वाला हिस्सा, इसे ओरल पार्ट कहते हैं, और जो पीछे जो रूट वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है इसे आप फेरिंगल पार्ट भी कहते हैं। ये इसकी बॉडी है। ये आगे वाला हिस्सा टिप वाला हिस्सा। तो टंग की आपने चित्र देखा। आइए आगे देखते हैं सरफेस ऑफ टंग्स। सरफेस, इसकी सतह कैसी होती है? ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह, 2 इसमें सतहें होती हैं। आप इसको देख सकते हैं। सरफेस ऑफ टंग, ऊपर वाली सतह है और नीचे वाली सतह है। सरफेस, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। ये ऊपर की जो सरफेस है ये इसको कहते हैं ऊपर वाली सरफेस, और इसके जो नीचे की साइड में जो सरफेस होती है ये होती है आपकी नीचे वाली सतह। सुपीरियर सरफेस, स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। इन कणिकाओं के कारण जीभ की ऊपरी सतह मलमल मखमल के कपड़े के समान दिखाई देती है। इंफीरियर सरफेस, ये स्मूथ होती हैं। इसके बीच में एक लाइन द्वारा संरचना फोल्ड होता है पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। आइए पुनः जानते हैं इंफीरियर सरफेस। ये स्मूथ होती हैं। इसके बीच में एक लाइनदार संरचना फोल्ड होता है पाई जाती है जिसे फ्लोरिमन लिंगुअल या जिह्वा सीवनी कहते हैं। आइए जानते हैं जिह्वा के विभिन्न कार्य। यह वाणी के उच्चारण में सहायक होती है। जिह्वा आहार को चबाने में सहायक है। ये स्वाद को ग्रहण करती हैं। जिह्वा पर स्थित श्लेष्मिक ग्रंथियों से निकलने वाले श्लेष्मिक स्राव व लालास्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव आहार का विलिग्नीकरण करने में सहायक होकर पाचन करने में सहायक होती हैं। आइए जानते हैं लालास्रावी ग्रंथियों के बारे में। ये 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहली कर्णागत लालास्रावी ग्रंथि अर्थात कानों के पास पाई जाने वाली। हनु अधोवर्ती लालास्रावी ग्रंथि अर्थात ठुड्डी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि।
जीवा अधोवर्ती लालास्रावी ग्रंथि अर्थात जीवा के ऊपर पाए जाने वाली लालास्रावी ग्रंथि। आइए कर्णाग्रवती लालास्रावी ग्रंथि के बारे में जानते हैं। ये अन्य दो ग्रंथियों से अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। ये कर्ण के अधः व अग्र की ओर रहती है। इससे निर्मित स्राव एक नलिका पेरोटाइड डक्ट के माध्यम से ऊर्ध्व में स्थित द्वितीय मोलार के सामने मुख गुहा में आता है। यह डक्ट लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। हनु अधोवर्ती लालास्रावी ग्रंथि, यह अधोहवन अस्थि के पीछे स्थित होती है। इसमें निर्मित स्राव एक 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका के माध्यम से जिह्वा के अधोभाग में निकलता है। जिह्वा अधोवर्ती लालास्रावी ग्रंथि, यह जिह्वा के नीचे स्थित होती हैं। ये अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। इनमें निर्मित स्राव कई छोटी छोटी नलिकाओं के माध्यम से जिह्वा के अधोभाग में आता है। आइए मुख गुहा के पीछे का जो पार्ट है उसे गर्सनिका या फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के बारे में जानते हैं। डाइजेस्टिव ट्यूब का वह अंग जो निगलने में भाग लेता है ग्रसनी या फेरिंग्स कहलाता है। अर्थात जो निगलने स्वेलिंग करने के अंदर स्लोविंग करने में काम आता है उसे ग्रसनी कहते हैं, ग्रसनिका कहते हैं। इसकी स्थिति क्या है? यह नेजल कैविटी मुख तथा लैरिंग्स के पीछे स्थित होता है। यह स्कल के नीचे तल से लेकर स्कल के तल से लेकर C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 तक, जो कि क्रिकोइड कार्टिलेज के सम्मुख है, फैली हुई है। यह लंबाई में 12 से 14 सेंटीमीटर होती हैं। वायु और भोजन का सामान्य कॉमन मार्ग है। यहाँ से ऑक्सीजन और भोजन दोनों ही अपने अपने स्थान को जाते हैं। फेरिंग्स के 3 भागों में बांटा गया है। पहला नेसोफेरिंग्स नासा ग्रसनी, ओरोफेरिंग्स मुख ग्रसनी और लैरिंगोफेरिंग्स स्वर यंत्र ग्रसनी। इसे थ्रोट कैविटी के नाम से भी जानते हैं। यह भोजन को ग्रास नलिका में ले जाने में सहायक है। ग्रास नली। ओसोफेरिंगस। ओसोफेरिंगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो लैरिंग्स क्रिकोइड कार्टिलेज के पीछे से शुरू होकर आमा से स्टोमस तक फैली रहती है। यह लगभग 10 इंच या 25 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। यह भोजन को मुख से आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है।